नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, हम इस चैनल के ऊपर आरपीएससी सेकंड गेट साइंस से रिलेटेड प्रिपरेशन कराते हैं, उसकी बात करते हैं और उसमें एक अपनी सीरीज चल रही है जिसमें हम शॉर्ट नोट से क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यूनिट बाय शॉर्ट नोट से क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें मैं बात कर लूँ आपसे। सबसे पहले हमने सेल बायोलॉजी जो यूनिट है उसको कंप्लीट कर लिया है। दूसरे नंबर पर मैं बात करूँ तो जेनेटिक्स की हमने बात कर ली है, ठीक है। तीसरे नंबर पर यदि मैं बात करूँ तो आपसे हमने इकोलॉजी वाली यूनिट की बात कर ली है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने एनवायरमेंटल बायोलॉजी की भी बात कर ली है। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे अपनी जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, यानी कि डेव बायो है, उसको अपन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ये वाली यूनिट की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं ये किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले ये जो आरबीएससी की बुक होती है वो इसके अंदर मेंशन है। इसके बाद मैं बात करूँ जो एनसीईआरटी की बुक होती है वो वहाँ से इनको लिया गया है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे मैटर तो आपको मिल जाएंगे, सब जगह मिल जाएंगे, ये बुक्स भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन जो कॉलेज बुक हाउस की बुक चलती हैं जो हम बीएससी के अंदर पढ़ते हैं, ये वाली बुक जो है हर स्टूडेंट के पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये इस डेव बायो के अंदर जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो ग्रेजुएशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं वो मैंने इसके अंदर क्या की हैं, मेंशन की गई हैं। तो ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी पोर्शन है वो सारा मैंने शॉर्ट नोट्स ग्रुप में इसमें क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। तो आपको ये जो नोट्स हैं ज़रूर से हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप व्हाट्सअप जो चैनल है हमने नया बनाया है उसको भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहले मैं बता दूं कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जो कि इनके अंदर मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस है, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis आएगा। फिर आपका फर्टिलाइजेशन है, फिर क्लीवेज आएगा, फिर गेस्टुलेशन आएगा, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस आएगा, फिर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आएंगी, फिर प्लेसेंटा टॉपिक है, फिर टेरिटोलॉजी है, फिर स्टेम सेल्स है, फिर टेस्ट ट्यूब बेबी है। इसके बाद क्लोनिंग वाला चैप्टर है, फिर फेट मैप्स है, फिर पार्थिनोजेनेसिस है, फिर पीडोजेनेसिस और नियोटेनी है, फिर एजिंग है और लास्ट में आपका रीजनरेशन है। तो इस तरीके से 16 टॉपिक है आपके और कंप्लीट यूनिट बन जाती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एक एक टॉपिक को हम यहाँ पे क्लियर करते हुए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। बेसिकली दो गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। मेल गैमेट जो होता है उसको स्पर्म कहते हैं, तो स्पर्म की फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। फीमेल का जो गैमेट होता है उसको अपन एग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एग कहते हैं। और उसकी फॉर्मेशन oogenesis कहलाती है। सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर ले तो स्पर्म की फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। ये चलती कहाँ पर रहती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर चलती है, जो कि टेस्टिस के अंदर पाई जाती हैं। किसके अंदर पाई जाती है, टेस्टिस के अंदर। यहाँ पे क्या होती है, जो प्रीमोडियल जर्म सेल होती है उनमें समसूत्री विभाजन होता है और वहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस की जो शुरुआत है वो होती है। होता कैसे है, तो सबसे पहले देखिए जो प्रीमोडियल जर्म सेल है वो स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज चलती है। इसके बाद यहाँ पे माइटोसिस होता है और माइटोसिस से ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है। इसको फिर ग्रोथ फेज कहते हैं अपन। फिर क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, उससे क्या बन जाती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है, ठीक है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस सेकेंड होता है जिससे स्पर्मेटिड्स बन जाती हैं, ध्यान रखना। और ये जो पूरा फेज है इसको अपन मैचुरेशन फेज कहते हैं। फिर एक नई प्रोसेस आती है जिसमें स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, जिससे क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। ये कई बार पेपर के अंदर पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है, तो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, ध्यान रखना। स्पर्मेटोजेनेसिस तो क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस है, लेकिन स्पर्मेटिड से और स्पर्म का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्मेटिड्स बनते हैं, तो 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, हम इसकी एक बार हार्मोन की बात कर लेते हैं कि हार्मोन का कंट्रोल किस तरीके से होता है। तो देखिए, सबसे पहले हाइपोथैलेमस होता है हमारे पास, उससे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, जो कि पीयूष ग्रंथि की अंगरपाली पे जाके निकलता है। अंगरपाली पे जाके वहाँ से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को वो सिक्रेट कराता है। वापस देखना, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका नाम ही क्या है, रिलीजिंग, यानी कि रिलीज करवाता है किससे, पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली होती है वहाँ से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज कराता है। ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन आगे चल के 2 हार्मोन रिलीज कराता है। सबसे पहले एलएच हार्मोन होता है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, जो कि लीडिंग सेल्स में जाके रिलीज करवाता है और वहाँ से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन जो है प्रारंभ हो जाता है, बनना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद दूसरा हार्मोन एफएसएच होता है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये 2 तरह की चीजें निकालता है, 2 तरह की प्रोटीन निकालता है। एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टेस्टोस्टेरोन के जमाव को क्या करती है, बढ़ाती है। और यहाँ से क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरणा मिलती है और यहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से। दूसरी प्रोटीन निकलती है वो इनहिबिन प्रोटीन निकलती है, जो कि सर्टिलो सेल्स से क्या होती है, स्रावित होती है। इसका काम क्या होता है, ये एफएसएच को कम करने का काम करता है। यदि यहाँ से जो एफएसएच अपना निकल रहा है,
ठीक है। और ये एवीपी कंटिन्यूस निकलती रहेगी तो क्या होगा यहाँ पे जो टेस्टिस है वो बहुत सॉरी जो टेस्टोस्टेरोन है बहुत ज़्यादा बनता रहेगा और स्पर्म का फॉर्मेशन लगातार चलता रहेगा। तो उसको रोकना भी जरूरी है। तो उसको रोकेगा कौन? इनेबिन नाम की प्रोटीन है, उसको क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं जब हमारे स्पर्मेटेड से स्पर्म बन गया उसको स्पर्मियोजेनेसिस कह रहे थे, तो हम स्पर्म की बात कर लेते हैं। स्पर्म की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, सब जगह आपके नोट्स में अवेलेबल है। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक्रोसोम और नेक दो पोर्शन होते हैं उसके। एक्रोसोम वाले पोर्शन में हाइलोरोनिडेज नाम का एंजाइम पाया जाता है और नेक में उसके दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। ये हमने जब सेल बायोलॉजी के अंदर सेंट्रियोल पढ़ा था वहाँ भी बात की थी। दो सेंट्रियोल होते हैं, सबसे पहले समीपस्थ होता है, दूसरा दूरस्थ होता है। समीपस्थ क्या करता है? तो युग्मनज में प्रथम विचलन को प्रेरित करता है, यानी कि जो जाइगोट होता है इसमें जो फर्स्ट क्लीवेज होता है उसको क्या करता है? इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है। और जो दूरस्थ वाला होता है डिस्टल जो सेंट्रियोल होता है वो क्या करता है? अक्षय तंतु का निर्माण करता है। अक्षय तंतु का मतलब होता है एक्सियल फिलामेंट के फॉर्मेशन को ये करवाता है। दूसरी प्रोसेस आती है हमारे सामने oogenesis, यानी कि अब यहाँ पे क्या बनेगा? आपका एग बनेगा, उसको अपन oogenesis कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है? उगोनिया होती है, उगोनिया से प्राइमरी oocyte बनती है, प्राइमरी oocyte से क्या बनती है? सेकेंडरी oocyte बनती है। और फिर यहाँ पे क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है जिससे क्या बन जाती है? पोलर बॉडी बन जाती है, ध्यान रखना। आगे हम बात करें तो जो सेकेंडरी oocyte होती है इसी समय क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, इसको अपन अंडोत्सर्ग कहते हैं। और यहाँ से क्या बन जाती है? ooted बन जाती है और फिर मियोसिस सेकंड के बाद दूसरी पोलर बॉडी बन जाती है, यानी कि टोटल दो पोलर बॉडी बनती है। इसके बाद ooted जो है वो आगे चल के क्या करती हैं? तो जो फीमेल का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, फीमेल का जो न्यूक्लियस होता है इसके साथ मेल गैमेट का जो न्यूक्लियस होता है वो दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। आगे देखना, जो लैंगिक परिपक्वन होता है यानी कि जब सेक्सुअल मैच्योर हो जाती है कोई फीमेल तो उस समय उसके जो बॉडी होती है उसमें 60,000 से लेकर 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें भी हार्मोन्स के काम को अपन एक बार देखें तो हार्मोन में क्या होता है? जो पीयूष ग्रंथि होती है वहां से हार्मोन निकलता है, वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये क्या करता है? एलएच और एफएसएच को स्रावित करता है। इसमें जो एलएच होता है वो क्या करता है? ग्राफियन फॉलिकल होता है, ग्राफियन पट्टिका को नष्ट करके और अंडोस्राव यानी कि ओव्यूलेशन करवाता है। और इसके अलावा ये क्या करता है? तो कार्पस ल्यूटियम के विकास को ये क्या करता है? प्रेरित करता है। और कार्पस ल्यूटियम जो है उससे प्रोजेस्टेरोन का स्रावण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोजेस्टेरोन का स्रावण कहाँ से होता है? जो कार्पस ल्यूटियम होती है उससे प्रोजेस्टेरोन का स्रावण होता है। एफएसएच होता है उससे पुटिकाओं का विकास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अंडे की बात करते हैं, यानी ह्यूमंस का एग किस प्रकार का होता है? तो ह्यूमंस का एग ए लेसिथल प्रकार का होता है, यानी कि अपीतिकी प्रकार का होता है। अपीतिकी का अंडा ऐसा होता है जिसमें यॉक नहीं पाया जाता। हम देखते हैं ह्यूमंस के अंडे में जो है एग नहीं पाया जाता, तो ये कैसा होता है? एलेसिथल प्रकार का होता है। इसमें जो केंद्रक होता है वो जर्मिनल वेसिकल पाई जाती है, जिसमें केंद्रिका कैसी होती है? बड़ी केंद्रिका होती है, यानी कि लार्ज न्यूक्लियस होती है। इसके बाद बात करते हैं तो इसमें प्री वेटेलाइन स्पेस पाया जाता है जिसमें पोलर बॉडी क्या रहती है? प्रेजेंट रहती हैं। पोलर बॉडी जिससे निकलती हैं उसे एनिमल पोल कहते हैं और उस जिसका जो विपरीत पोल होता है उसको अपन वेजाइटल पोल कहते हैं, ध्यान रखना। सीधा पूछा जाता है कि जो पोलर बॉडी है वो कौन से पोल से निकलती है? तो वो एनिमल पोल से निकलती है, ध्यान रखना। इसमें हम एग के जो लेयर्स होते हैं उनकी बात करें तो सबसे बाहर होती है कोरोना रेडिएटा होती है, जिसे फॉलिकुलर सेल से मिलकर बने हुआ होता है। ये वाली जो लेयर है फॉलिकुलर सेल से मिलकर बनी हुई होती है। दूसरी बात, अंदर वाली जो लेयर होती है उसको जोना पेलिसोडा कहते हैं, जो कि अकोशिकीय स्तर होता है एक प्रकार से, ठीक है। इसका जो श्रावण है वो फॉलिकुलर सेल डिस्क से होता है। आगे बढ़ते हैं अपन, दूसरा हमारा टॉपिक आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आप नोट्स के अंदर काफी ज्यादा पढ़ लोगे, लेकिन मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। इसमें दो रिएक्शन चलती हैं। सबसे पहले एक्रोसोमल रिएक्शन चलती है। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है? तो हाइलोरोनिडेज नाम का एंजाइम है जो कि स्पर्म के अंदर पाया जा रहा था, हमने देखा था। वो क्या करता है? पुटिका सेल्स को हटाने का काम करता है। फिर दूसरा होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये क्या करता है? कोरोना रेडिएटा जो लेयर होती है उसको नष्ट करने का काम करता है। फिर जोना लाइसिन एक एंजाइम होता है जिसको अपन एक्रोलाइसिन भी कह देते हैं, ये जोना पेलिसोडा को नष्ट कर देता है। इस जो एक्रोसोमल रिएक्शन होती है इसके लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन होते हैं। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है? ये मोनोस्पर्मी के लिए किया जाता है और मोनोस्पर्मी में क्या होता है? कॉर्टिकल एंजाइम होता है। ये जोना पेलिसोडा की पारगम्यता को कम कर देता है, परमिएबिलिटी को कम कर देता है। जब जोना पेलिसोडा की परमिएबिलिटी कम हो जाती है तो एक स्पर्म जो अंदर एंटर कर चुका है उसके बाद जो सारे स्पर्म होते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं, अंदर एंट्री नहीं कर पाते। दूसरा हमारा टॉपिक आता है क्लीवेज, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है कौन सा? क्लीवेज। क्लीवेज को हिंदी में विदलन कहा जाता है। क्लीवेज को हिंदी में विदलन कहा जाता है। देखना, जो युग्मनज होता है यानी कि जो जायगोट होता है उसमें होने वाले समसूत्री विभाजन है उससे ब्लास्टुला का निर्माण होता है, ठीक है। जो फर्स्ट क्लीवेज होता है निषेचन के 30 घंटे के बाद होता है और इससे ब्लास्टोमीर का निर्माण हो जाता है। जो 16 कोश की अवस्था होती है उसको अपन मोरूला कहते हैं और मोरूला निषेचन के 4th डे बन जाती है। यदि भ्रूण फैलोपियन ट्यूब में अटैच हो जाए और जो गर्भाशय है वहाँ पे नहीं आ पाए तो इसको अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। इसको तुरंत नष्ट कर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। आगे हम बात करते हैं तो देखिए मोरूला होता है, मोरूला से ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट से ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं वो पूर्ण शक्त होती हैं, यानी कि टोटिपोटेंट होती हैं। इसके बाद ट्रोफोप्लास्ट तथा इनर सेल मास के बीच में
क्या होती है, तो ब्लास्टोसील उपस्थित होती है, ध्यान रखना, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। इसे ब्लास्टूला कहा जाता है। अब जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती हैं ये क्या करती हैं, तो ये भ्रूण को पोषण देने का काम करती हैं, यानी एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देती हैं। और इसके अलावा ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम होता है, तो ये भ्रूणीय झिल्ली यानी कि एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। 8वें दिन जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उस समय पे स्तंभाकार कोशिकाएं उनको एपिब्लास्ट कहा जाता है, घनाकार कोशिकाएं होती हैं उनको हाइपोब्लास्ट कहा जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं उनसे एचसीजी हार्मोन निकलता है। एचसीजी हार्मोन की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये स्रावित होता है। इसका काम क्या है, तो ये बिल्कुल एलएच के समान कार्य करता है। दूसरा, इस हार्मोन की जो यूरिन होती है उसमें इसकी उपस्थिति ही गर्भावस्था का पता लगाती है। हम देखते हैं मार्केट के अंदर कई ज़्यादा किट हमें देखने को मिलती हैं, तो उसमें जब अपन अपना यूरिन डालते हैं, फर्स्ट यूरिन, तो उसके अंदर यदि ये वाला हार्मोन उपस्थित होता है तो हम कह देते हैं कि लेडीज़ प्रेग्नेंट है, और यदि ये एब्सेंट रहता है तो लेडीज़ का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसका जो काम होता है वो कार्पस ल्यूटियम के समान होता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करना। कार्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, तो प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करना। इसके अलावा इस जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसको अपन प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं या फिर गर्भावस्था का हार्मोन कहते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। एचसीजी की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्लीवेज का टाइप्स देख लेते हैं, यानी विचलन का प्रकार देख लेते हैं। तो विचलन का जो प्रकार है वो यौग की मात्रा के आधार पर यानी वितरण के आधार पर बताया गया है। तो सबसे पहले होता है पूर्णभंजी, जिसे अपन होलोब्लास्टिक कहते हैं। दूसरा होता है अपूर्णभंजी, जिसे अपन मीरोब्लास्टिक कहते थे। तो पूर्णभंजी का मतलब क्या होता है, अंडा यदि पूर्ण रूप से 2 भागों में विभाजित हो जाए तो उसे अपन पूर्णभंजी विचलन कह देते हैं, यानी कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज कह देते हैं। और यदि जो अंडा है वो पूर्ण रूप से 2 भागों में विभाजित ना हो तो उसे अपन मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कह देंगे, या फिर अपूर्णभंजी जो विचलन है वो कह देंगे। अब हम होलोब्लास्टिक की बात करते हैं, तो होलोब्लास्टिक 2 प्रकार से होता है, यानी कि अंडा 2 प्रकार से 2 पूर्ण भागों में विभाजित हो रहा है, तो वो समान हो रहा है या असमान हो रहा है। यदि समान होता है तो ये कौन से अंडों में पाया जाता है, ये सूक्ष्म पीतकी, अपीतकी और समान पीतकी प्रकार के जो अंडे होते हैं उनमें देखने को मिलता है। जिस एग्जाम्पल की बात करें, जो एम्फियोक्सिस का अंडा होता है या फिर सभी जरायुज होते हैं और स्तनधारी होते हैं। ठीक है। जो असमान पूर्णभंजी विचलन होता है वो मध्यपीती के अंडों में पाया जाता है, जैसे हम उदाहरण की बात करें तो मेंढक हो गया, मछली हो गया। ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है, यानी कि अपूर्णभंजी विचलन पाया जाता है, ये बहुपीती के अंडों में देखने के लिए मिलता है। ये भी 2 प्रकार से होता है, एक डिस्कोडियल होता है, एक सर्फिशियल होता है। डिस्कोडियल जो है वो मुर्गी के अंडे में पाया जाता है और सर्फिशियल जो है वो कीटों के अंडे में पाया जाता है। एक नियम चलता है विचलन के में, आप देखोगे सीबीएच की बुक के अंदर वो लिया गया है, बेलफोर का नियम। बेलफोर का नियम क्या कहता है कि जो क्लीवेज होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यौग की मात्रा के आधार पर, यानी कि यदि विचलन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे पीतक की मात्रा उस अंडे में कैसी बनेगी, कम बनेगी, ध्यान रखना। अगला हमारा टॉपिक आता है गैस्ट्रुलेशन। अगला हमारा टॉपिक आता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन की बात करें तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान कोशिकाओं की जो गतियाँ होती हैं उनको अपन मॉर्फोजेनिक मूवमेंट कहते हैं, ध्यान रखना। ये भी पेपर के अंदर पूछा जाता है। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट किसे कहते हैं, या फिर गैस्ट्रुलेशन के दौरान होने वाली कोशिक गतियाँ क्या कहलाती हैं, तो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट कहलाती हैं। इसमें क्या होता है, तो देखिए गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का निर्माण होगा। तो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, तो देखना इसके बारे में किसने बताया, तो बॉक्ट, ट्रिनकोस और वेरेल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं, एक एपिवोली होती है, एक एम्बोली होती है। एपिवोली का मतलब क्या है कि यदि कोशिकाएं बाहर से विभाजन करते हुए उस ज़ाइगोट को बाहर से कवर कर रही हैं तो उसको अपन एपिवोली कहते हैं। इसी तरीके से यदि अंदर की तरफ गतियाँ कर रही हैं कोशिकाओं की जो गति है वो अंदर की तरफ हो रही थी, उसको अपन एम्बोली कहते हैं। एपिवोली में क्या होता है, तो देखना एपिवोली में क्या होता है, जो एक्टोडर्म होता है यानी बाहरी ब्लास्टोमियर्स में ये गतियां देखने को हमें मिल जाती हैं। कोरक छिद्र का निर्माण करती हैं, यानी ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखना एपिवोली के द्वारा ही ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होता है। यदि उदाहरण की बात करें तो मेंढक हो गया, बहुपीती की अंडों वाले जीव हो गए। यदि एम्बोली की बात करें तो एंडोड्रम की जो सेल गति करती है, एंडोड्रम की जो कोशिकाएं वो ये गति करती है, कौन सी, एम्बोली। ध्यान रखना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि ब्लास्टोपोर की बात करें तो ब्लास्टोपोर जो है वो गैस्ट्रुला में और गेस्टुला में देखने को मिलता है। और दूसरी बात करें तो ये ओपनिंग होती है किसकी, आर्केंट्रोन की। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्केंट्रोन की ओपनिंग क्या कहलाती है, तो ब्लास्टोपोर कहलाती है। दूसरा, एपिब्लास्ट से बात करें तो प्रिमिटिव एक्टोडर्म बनती है, और हाइपोब्लास्ट से बात करें तो प्रिमिटिव एंडोडर्म का निर्माण होता है। और इन दोनों को मिला के अपन एम्ब्रियोलियल डिस्क कह देते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एमनियोटिक कैविटी का जो निर्माण होता है वो एपिब्लास्ट कोशिकाओं से होता है। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेसोडर्म का निर्माण है वो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है। अब हम बात करते हैं तो एमनियोटिक कैविटी होती है वो एमनियोटिक फ्लूइड का स्रावन करती है, जो कि भारी आघातों से भ्रूण की सुरक्षा करती है। दूसरा, यहाँ से यॉर्क सैक बनता है जो कि प्राइमरी एम्ब्रियोनिक में ब्लड कार्पेसल्स का निर्माण करता है। एपिब्लास्ट की जो डोरियल सरफेस पर खांच पाई जाती है जिसे अपन प्रिमिटिव स्ट्रैक कहते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं एपिब्लास्ट की जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं जो है अंदर की ओर जिस बिंदु से अंदर धंसती चली जाती हैं उसको ब्लास्टोपोर कह देते हैं। और इन गति को इन्वेजिनेशन गति कहते हैं। ये भी प्रीवियस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैंने पहले ही लिख दिया था। ठीक है, इन्वेजिनेशन कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है, इन्वेजिनेशन कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें एंडोडर्म होता है और एक्टोडर्म होता है। और एंडोडर्म एक्टोडर्म के बीच की जो लेयर होती है उसको अपन क्या कह देते हैं,
मीजोरम कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे सामने अगला टॉपिक आता है जिसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, यानी अंग निर्माण कह देते हैं। अंग निर्माण में क्या होता है, 3 लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो उनसे कौन कौन से अंगों का निर्माण होता है, कौन से इंपॉर्टेंट है, उनकी हम बात कर लेंगे। तो देखिए, एक्टोडर्म से सबसे पहले बाह्य त्वचा का निर्माण होता है, फिर नाखून, बाल, एरेक्टर प्लाई मसल्स यानी जिन्हें अपन रोंगटे कहते हैं, तो उनका जो निर्माण है वो एक्टोडर्म से होता है। इसके बाद हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जो तेलीय ग्रंथियां होती हैं, और दांतों का इनेमल, ध्यान रखना ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। मेलेनोसाइट्स हो गई, तंत्रिका तंत्र हो गए, पीयूष ग्रंथि हो गई, पीनियल ग्रंथि हो गई, एड्रिनल मेडुला हो गया, कंजक्टिवा, कोरोइड, लेंस, आइरिस, पेशियां। इसके बाद रेटिना हो गया, दृष्टि रंजक हो गया, ये भी मैंने प्रीवियस ईयर के अंदर लिखा था। ठीक है, इसके बाद बात करें बाह्य मादा जनन तंत्र, जिसमें लीविया मेजोरा हो गया, वो पूरा जो है वेक्टोडर्म से निर्माण होता है। लीविया माइनोरा जो है उसका केवल बाह्य भाग होता है। इसके बाद तंत्रिका तंत्र में मैक्रोगिलिया को छोड़कर अन्य तंत्रिका कोशिकाएं व न्यूरॉन्स, बाह्य कण हो गया, टेम्पोरिक मेम्ब्रेन हो गई, स्तन ग्रंथियां, ये सब एक्टोडर्म से निर्मित होती हैं। आगे बात करें अपन मीजोडर्म की, तो मीजोडर्म देखिए पेशी तक, जिनमें आइरिस पेशियों को छोड़ दें यदि हम, तो सारे जितने भी मसल फाइबर होते हैं, मसल टिश्यू होते हैं, वो मीजोडर्म से निर्मित होते हैं। इसके इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि एम से मसल फाइबर और एम से, या फिर मसल टिश्यू, और एम से मीजोडर्म। केवल आइरिस पेशियों को छोड़ दें, आँख की पेशियों को अपन छोड़ दें, तो सारी जितनी भी मसल टिश्यू होते हैं वो मीजोडर्म से निर्मित होते हैं। इसके अलावा हमारे ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, लसिका हो गई, हृदय हो गया, अस्थि हो गई, उपास्थि हो गई, लिगामेंट हो गए, टेंडन हो गए, एडिनल कॉर्टेक्स हो गए, ड्यूरोमेटर हो गया, और दांतों का डेंटिन हो गया। तो ध्यान रखना, दांतों का जो डेंटिन होता है उसका निर्माण मीजोडर्म से होता है, और दांतों के इनेमल का निर्माण जो है वो एक्टोडर्म से होता है। नेफ्रॉन्स की बात कर ले, मूत्र तंत्र की बात कर ले, नोटोकोड और सीलोम की एपिथेलियम, ये सब किससे निर्मित होती है, मीजोडर्म से निर्मित होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम, तो देखिए एंडोडर्म जो है वो आंतरिक आवरण का, जो आंतरिक आवरण होता है किसका, मुख गुहा का, वो एंडोडर्म से निर्मित होता है। सॉफ्ट ऑर्गन्स की एपिथेलियम होती है, यूस्टेक नलिका, मध्यकर्ण, अंत्यकर्ण, और लंग्स की एपिथेलियम होती है। सेक्स ऑर्गन्स की जो इनर एपिथेलियम होती है, थायराइड हो गई, पैराथायराइड की एपिथेलियम हो गई, लीविया माइनोरा की इनर जो लेयर्स होती हैं, उन सब का निर्माण एंडोडर्म से होता है। नोट की बात कर लें यहाँ पे, तो निषेचन के बारे में सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने बताया था, इसने देखा था। और फर्टिलाइजेशन की जो स्थिति के अनुसार है वो स्पर्म पर एंटी फर्टिलाइजेशन होता है, और एग पर जो है फर्टिलाइजेशन हार्मोन निकलता है। दोनों एक ही प्रजाति के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है हमारा टॉपिक जो है टेस्ट ट्यूब बेबी है। टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर जो फैक्ट है वो आपको ध्यान रखने हैं कि 1978 के अंदर रॉबर्ट एडवर्ड्स और पैट्रिक स्टेप्टो द्वारा इसको खोजा गया था। पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी था वो लुइस जॉन ब्राउन था। इसके बाद 1986 के अंदर मुंबई में सबसे पहले इंडियन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बना, जिसका नाम कुमारी हर्षा था। और 1978 के अंदर कोलकाता भारत व एशिया का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बना, भारत व एशिया का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा कनुप्रिया अग्रवाल। ये दोनों ही फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, लेकिन यदि दोनों पेपर के अंदर आते हैं ऑप्शन, तो दोनों में से आपको जो मोस्ट करेक्ट है वो ये वाला लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना, कोलकाता में बना था ये। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे सामने पार्थिनोजेनेसिस, जिसे अपन अनिषेक जनन भी कह देते हैं। अनिषेक जनन का मतलब क्या होता है कि कई बार अंडा जो है बिना निषेचन के ही क्या कर जाता है, भ्रूण बना देता है, तो उसको अपन अनिषेक जनन कह देते हैं। इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले चार्ल्स बॉनेट ने इसके बारे में बताया था। ये होता है, तो देखिए मधुमक्खी के अंदर देखने के लिए मिलता है, एफिड्स के अंदर चींटी, ततैया, रोटिफर जंतु, या फिर जिसे हम चक्रक जंतु भी कह देते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार का है। दो प्रकार कौन कौन से, सबसे पहले प्राकृतिक होता है या फिर कृत्रिम होता है। तो प्राकृतिक में जो है एक तो होता है पूर्ण, यानी कि कंप्लीट ही उनके अंदर केवल पार्थेनोजेनेसिस पाया जाएगा। दूसरा होता है अपूर्ण, यानी कि उनके अंदर पार्थेनोजेनेसिस भी पाया जाएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा। दूसरा एक होता है पीडोजेनेटिक। क्या होता है, तो देखना, सबसे पहले हम पूर्ण की बात करें तो केवल पार्थेनोजेनेसिस के अंदर पाया जाएगा, जिसमें अपन रॉक लिजार्ड की बात कर लेते हैं। और दूसरा आता है हमारे सामने कौन, रेम्फोटाइफ्लॉक्स। ठीक है, अगला हम अपूर्ण की बात करें तो अपूर्ण में देखिए लैंगिक जनन में बेसिकली पाया जाता है, लेकिन कभी कभी इनके अंदर पार्थेनोजेनेसिस भी पाया जाता है। जैसे हम बात करें बीज की, यानी जो मधुमक्खियां होती हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फीमेल कर पाती है, और जो मेल होते हैं वो हमेशा पार्थेनोजेनेसिस से ही निर्मित होते हैं। एफिड्स हो गई, इसके बाद टर्की बर्ड्स जो हो गया, वो सारे क्या करते हैं, अपूर्ण पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस के अंदर पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं पीडोजेनेटिक क्या होता है, तो लार्वा अवस्था में ही यदि कोई पार्थेनोजेनेसिस कर ले तो उसे अपन क्या कहते हैं, पीडोजेनेटिक कह देते हैं। इसको अपन पीडोजेनेसिस भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें एग्जांपल की बात करें तो ल्यूरोफ्रक का जो लार्वा होता है, स्पोरोसिस्टोमा रेडिया लार्वा में ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखना, एरेनोटॉकी होता है। एरेनोटॉकी का मतलब क्या होता है, ये बीज के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस से केवल फीमेल का निर्माण, सॉरी केवल मेल का निर्माण होता है, उसको अपन एरेनोटॉकी कहते हैं। दूसरा थैलीटॉकी। थैलीटॉकी क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस यदि केवल फीमेल का निर्माण होगा तो उसे अपन थैलीटॉकी कहेंगे, जो कि रॉक लिजार्ड के अंदर और रेम्फोटाइफ्लॉक्स के अंदर पाया जाएगा। दूसरा होता है एम्फीटॉकी। एम्फीटॉकी का मतलब क्या होता है कि पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है और जिससे मेल फीमेल दोनों का निर्माण होता है, जो कि एफिड्स के अंदर देखने को मिलता है। ये भी ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन स्टेम सेल की यहाँ पे बात कर लेते हैं। स्टेम सेल क्या होता है? तो अनडिफरेंशिएट सेल होते हैं जो कि अदर सेल में डिफरेंशिएट हो सके, उन्हें अपन स्टेम सेल कहते हैं। यानी कि अविभेदित कोशिकाएँ होती हैं जो कि दूसरी कोशिकाओं में क्या हो सकती हैं, विभेदित हो सकती हैं, उसको अपन स्टेम सेल कहते थे। स्टेम सेल देखिए बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं, एक टोटीपोटेंट होती हैं, एक मल्टीपोटेंट होती हैं और एक यूनिपोटेंट होती हैं। टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो कोशिकाएँ हैं ये किसी एक किसी भी कोशिका में रूपांतरित हो सकती हैं, ठीक है? किसी भी कोशिका में या फिर मैं कहूँ विभेदित हो सकती हैं। मल्टीपोटेंट कैसी होती हैं? जो अनेक कोशिकाओं में विभेदित हो सकती हैं और यूनिपोटेंट का मतलब होता है कि केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं में ये विभेदित हो सकती हैं। टोटीपोटेंट की बात कर लेते हैं, जो आरंभिक भ्रूण में ये हमें देखने को मिलती है और किसी भी कोशिका में ये विभेदित हो सकती हैं या फिर रूपांतरित हो सकती हैं। ये जो कोशिकाएँ होती हैं इनर सेल मास की कोशिकाएँ होती हैं। पहली बार सबसे पहले हेबरलैंड ने इसके बारे में बताया था, ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा मल्टीपोटेंट की बात करें तो अनेक कोशिकाओं में विभेदित हो सकती हैं, बोन मैरो में ये प्रेजेंट होती हैं, उपस्थित होती हैं। स्टेम सेल जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में विभेदित हो जाती हैं। यूनिपोटेंट की बात करें तो ये किसी एक ही प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित हो सकती हैं, जैसे मसल्स या फिर बोन की जो कोशिकाएं होती हैं। आगे बात करते हैं भ्रूण की जो स्टेम सेल्स होती हैं वो टोटीपोटेंट होती हैं, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वयस्क की जो स्टेम सेल्स होती हैं वो मल्टी और यूनिपोटेंट हो सकती हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला टॉपिक आता है हमारे सामने एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो 4 प्रकार की होती है, यानी कि भ्रूण झिल्ली 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले कोरियन होती है, फिर एमनियन होती है, फिर यॉर्क साक होती है, फिर एलेंटोइस होती है। कोरियन जो है वो ट्रोपोप्लास्ट से बनती है और मीजोडर्म से निर्मित होती है। कोरियनिक ब्लाई का जो फॉर्मेशन है वो ये करती है। एमनियन जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण करती है जो कि आघातों से सुरक्षा करता है। यॉर्क साक जो होता है वो मीजोडर्म एंडोडर्म से निर्मित होती है, पोषण इसका कार्य होता है और आरबीसी का निर्माण ये करता है। एलेंट्रोइस जो होती है भ्रूण के अपशिष्ट को इकट्ठा करने का काम करती है, एंडोडर्म मीजोडर्म से निर्मित होती है और प्लेसेंटा निर्माण में ये सहायक होती है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको और इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, प्रीवियस ईयर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कई बार, ध्यान रखना। अगला हमारा टॉपिक आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है? तो गर्भाशय की दीवारों में जो कोरियोनिक ब्लाई पाई जाती है, ठीक है, वो क्या है रेसिडुआ बेसिलस वाले भाग से अटैच रहती है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। ह्यूमंस के अंदर हीमोकोरियल टाइप का और मेटाडिस्कोइडल प्रकार का जो प्लेसेंटा है वो पाया जाता है, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर कई बार पूछा गया है। हार्मोन्स जो हैं यानी कि प्लेसेंटा से कौन कौन से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं? तो सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन निकलता है, दूसरा एस्ट्रोजन निकलता है, दूसरा तीसरा जो है एचसीजी हार्मोन निकलता है। एचसीजी का मतलब क्या होता है? ह्यूमन सॉरी एचसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है। फिर एचसीएस निकलता है, एचसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन हार्मोन निकलता है। फिर रिलैक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, ध्यान रखना ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। इसके बाद कोरियोनिक थायोट्रोपिन हार्मोन निकलता है, दूसरा कोरियोनिक कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो यहाँ से निकलता है। अगला हमारा टॉपिक आता है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या टॉपिक होता है? तो देखना सोमेटिक सेल्स जो है वो ट्रांसफर मेथड से डॉली का क्लोन बनाया गया था सबसे पहले। ये मेथड पूछा जाता है, पिछले पेपर के अंदर ये पूछा भी गया है, ध्यान रखना पीपीक्यूज के अंदर कि जो डॉली का क्लोन है वो कौन से मेथड से बनाया था? तो सोमेटिक सेल ट्रांसफर मेथड से उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो डॉली की जो खास बात है वो क्या? डॉली भेड़ थी जिसको सबसे पहले क्लोन के द्वारा बनाया गया था। तो इयान विल्बर्ट विल्मट और कीथ कैंपबेल नाम के साइंटिस्ट ने यह काम किया था। स्कॉटलैंड में उसको बनाया गया था, 1996 के अंदर बनाया गया था। कोड जो था उसका वो 6 LS था, ध्यान रखना ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। डेथ हो गई उसकी 14 फरवरी 2003 को, क्योंकि उसके फेफड़ों में क्या हो गया? संक्रमण हो गया था। इसके बाद क्लोनिंग से हमने भैंस भी बना ली है, कौन सी? गरिमा और महिमा। आगे हम बात करते हैं टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी क्या होता है? तो देखिए जब हमारा भ्रूण होता है उस समय कुछ ऐसे केमिकल्स उसके अंदर चले जाते हैं जिसकी वजह से उसका जो आनुवांशिक जो है वो चेंज हो जाती है, आनुवांशिकी चेंज हो जाती है और उसमें कई ऐसी आनुवांशिक समस्याएं आ जाती हैं, उसको अपन टेरेटोलॉजी कहते हैं। जैसे यदि कोई महिला है जो कि गर्भवती है और वो तम्बाकू का सेवन करती है तो उसके अंदर से निकोटिन चला जाएगा, निकोटिन चला जाएगा तो जो भ्रूण है उसका रक्त संचार प्रभावित होगा। यदि वो महिला अल्कोहल का सेवन कर रही है तो क्या होगा? फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम उसके अंदर हो जाएगा। दूसरा टेट्रासाइक्लिन एक ऐसा ही कंपाउंड है जो कि क्या करता है? प्राथमिक दांत का पीलापन, यानी कि जो बच्चा होता है उसके दांत ऑटोमेटिक वहीं से पीले ही आते हैं, जब उसके दांत आएंगे तो वो पीले ही बनेंगे, पीले ही आएंगे, ध्यान रखना। तो वो किसकी वजह से होते हैं? वो टेट्रासाइक्लिन की वजह से होते हैं। इसी तरीके से फेनोटोइन होता है, फेनोटोइन क्या करता है? फीटल हाइड्रोटोन सिंड्रोम यहाँ पे करता है। ठीक है, ये फेनोटोइन क्या है? एक प्रकार की एनी कॉन्वेंशनल ड्रग होती है। इसके बाद एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग होती है जिसमें कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स होती हैं जो कि अंग निर्माण को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। इसके बाद आइसोटेरोटोन ड्रग्स होते हैं जो कि एक्ने ट्रीटमेंट में उपयोग होती हैं और अंगों का आकार ये क्या कर देती हैं? छोटा कर देती हैं। इसके बाद थैलिडोमाइड होता है जो कि ट्रैंक्विलाइजर ड्रग होती है एक प्रकार की, जो न्यूरल ट्यूब का विकास को क्या कर देती है? प्रभावित कर देती है। तो ये सलाह दी जाती है कि इस प्रकार की ड्रग्स जो है महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को यूज़ नहीं करनी चाहिए और इस प्रकार के जो केमिकल्स हैं वो भी महिलाओं को यूज़ नहीं करने चाहिए। इसको अपन टेरेटोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए रीजनरेशन आता है हमारे सामने, जैसे अपन पुनरुद्भवन भी कह देते हैं। पुनरुद्भवन जो है कई प्रकार का होता है, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल होता है, फिर रेप्सिडेटिव होता है,
या फिर जिसे अपन क्षतिपूर्ति वाला भी कह देते हैं, जिससे कि क्षतिपूर्ति होती है। दूसरा हेटेरोमॉर्फोसिस होता है, तीसरा ऑटोटॉमी होता है और लास्ट में सुपर रीजनरेशन होता है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल की बात करें तो जैसे हमारी स्किन सेल्स हो गई, ब्लड सेल्स हो गई, ये क्या करते हैं, रीजनरेट होती रहती हैं। कभी भी हमारी बॉडी में स्किन सेल्स की कमी नहीं होती और कभी भी हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स की कमी नहीं होती। हमें पता है ब्लड सेल्स में जैसे आरबीसी होती है, उसकी 120 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है, तो तुरंत हमारी बॉडी में क्या बन जाती है, नई सेल्स बन जाती है, तो उसको अपन फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन कहते हैं। इसी तरीके से ये जो क्षतिपूर्ति वाला होता है, जिसे अपन क्षतिपूरक पुनरुद्भवन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा यकृत है, ठीक है, यकृत यदि हमारा कई बार डैमेज हो जाए या फिर किसी प्रकार से खराब हो जाता है, तो ये जो यकृत है अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और दूसरा पूरा यकृत जो है लीवर बन सकता है। इसी तरीके से हेटेरोमॉर्फोसिस, हेटेरोमॉर्फोसिस क्या होता है, जैसे श्रिम्प हो गया, झींगा मछली हो गई, उसमें यदि उसकी आंख खराब हो जाए तो आंख बन जाएगी, लेकिन यदि आंख के स्थान पर उसकी ऑप्टिकल गैंग्लियन भी नष्ट हो जाए तो उस जगह पर क्या हो जाएगा, एंटीना का निर्माण हो जाएगा। इसे अपन हेटेरोमॉर्फोसिस कह देते हैं। इसी तरीके से ऑटोटॉमी, ऑटोटॉमी का मतलब क्या होता है कि कई बार छिपकली जो होती है उसको खतरा महसूस होता है, तो वो अपनी ध्यान, यानी उसका जो शिकारी होता है उसका ध्यान भटकाने के लिए अपनी पूंछ को छोड़ देती है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही मैं इस पूंछ को छोड़ दूंगी तो दोबारा मेरी पूंछ नहीं आ जाएगी। इसको अपन ऑटोटॉमी कह देते हैं। दूसरा होता है सुपर रीजन। सुपर रीजन से क्या होता है कि कैंचुआ का जो अग्र खंड होता है, यदि उस पर अपन कट लगा दें तो अगले खंड का निर्माण हो जाएगा, और पिछले खंड पर यदि लगा दें तो नए खंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो रीजनरेशन है दो प्रकार का होता है, मॉर्फोलेक्सिस होता है और एफिमॉर्फोसिस होता है। मॉर्फोलेक्सिस का मतलब क्या होता है, यदि हम हाइड्रा को बीच से काट दें, ठीक है, तो दो नए हाइड्रा बन जाएंगे। जैसे हमने ये हाइड्रा को बीच से काटा, ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, इससे दो नए हाइड्रा बन जाएंगे। इसको अपन मॉर्फोलेक्सिस कहते हैं। अगला होता है एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस क्या होता है, सैलामेंडर में पुराने पैर की जगह नए पैर का निर्माण हो जाएगा, और ये किससे होगा, ये ब्लास्टिमा से इसका निर्माण होगा, ठीक है। अगले हम बात करते हैं किसके बारे में, फेट मैप्स के बारे में। फेट मैप्स क्या होता है तो समझना, फेट मैप्स क्या होता है कि जो भ्रूण होता है, ठीक है, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं पे हम कुछ ऐसे मार्कर्स लगा देते हैं जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि ये कोशिका आगे चल के किस अंग का निर्माण करेगी, ठीक है, उसको अपन फेट मैप कह देते हैं। इसको अपन कब करते हैं तो फेट मैप को अपन ब्लास्टूला की स्टेज में किया जाता है। तो कई बार यहीं से ही क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना कि फेट मैप्स का उपयोग कब किया जाता है, तो ब्लास्टूला कंडीशन में या फिर जो ब्लास्टूला स्टेज होती है उसमें फेट मैप्स का उपयोग किया जाता है। तो होता क्या है, कई प्रकार के मार्कर्स होते हैं जिनसे अपन उस चीज़ को मार्क करते हैं, ठीक है, और मार्क करने के बाद जब वो बड़ी हो जाती है तो वो मार्कर हमें बाद में भी दिखाई देता है, तो हमें पता चल जाता है कि भाई इस मार्कर हमने इस कोशिका में इस कोशिका को मार्क किया था और इस कोशिका से इस अंग का निर्माण हुआ है, ध्यान रखना। तो मार्कर जो है दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे गए, तो प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बिस्मार्क ब्राउन से या फिर नाइल ब्लू सल्फेट से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए हम प्राकृतिक मार्कर की बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम कॉन्क्लीन ने इसके बारे में बताया था। इस चिड़िया और साइना के निश्चित अंडे में 4 स्पष्ट क्षेत्र होते हैं। एक क्लियर रीजन होता है जो कि एक्टोडर्म का निर्माण करता है, दूसरा हल्का ग्रे होता है जो कि न्यूरल कॉर्ड के निर्माण को कराता है, और तीसरा डार्क ग्रे होता है जो कि एंडोडर्म का निर्माण कराता है। तो ये जो हमने कलर रीजन देखे, यानी कि एक क्लियर रीजन है, उसकी कोशिका हमने देखा क्लियर, तो क्लियर क्या कर रहा है, एक्टोडर्म का निर्माण कर रहा है, यानी जो एक्टोडर्म से जितने भी अंगों का निर्माण होगा वो सब कैसे होंगे, क्लियर होंगे। दूसरा, जिन अंगों का जो रंग होगा वो हल्का ग्रे होगा, ठीक है, तो हमने क्या किया, उनको हल्का ग्रे रंग दिया, और हमने बाद में देखा कि न्यूरल कॉर्ड का रंग कैसा था, हल्का ग्रे था, तो हमें पता चल गया कि इन कोशिकाओं से किन का निर्माण हुआ, न्यूरल कॉर्ड का निर्माण हुआ है। इसी तरीके से जिन कोशिकाओं का जो रंग था वो डार्क ग्रे हमने किया था, उनसे किसका निर्माण हुआ, एंडोडर्म का निर्माण हुआ, तो हमें पता चला कि इन कोशिकाओं से एंडोडर्म का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हम कृत्रिम की बात कर लेते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है। तो कृत्रिम में क्या होता है, वाइटल बायोलॉजिकल जो स्टेन मार्कर होते हैं इनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले इसको बोगट ने इसके बारे में बताया था, और ये क्या होता है, सबसे पहले एनबीएस इसके अंदर आता है, जिसे हम नाइल ब्लू सल्फेट कहते हैं। इसके बाद बिस्मार्क ब्राउन जो है एक कृत्रिम मार्कर आता है। इसके बाद नेचुरल रेड आता है और जीनस ग्रीन आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कार्बन पार्टिकल आते हैं, इसके बारे में स्पार्ट ने बताया था। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट के कण आते हैं, इसके बारे में बेलार्ड ने बताया था। और कुछ रेडियोलॉजिकल मार्कर आते हैं जिसके बारे में रोजन क्वेस्ट ने बताया, जिसमें आता है थायमिडिन न्यूक्लियोसाइड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने का जितना हो सके उतना इनको आप याद कर सकते हैं। कुछ आनुवंशिक मार्कर भी होते हैं जिसके बारे में हॉट्टा और बेंजर ने ड्रोसोफ्ला में देखा था। उन्होंने क्या देखा कि एक्स गुणसूत्र जो है वो विलुप्त हो गए थे, या उनको विलुप्त कर दिया था, जो कि एक तरीके से मार्कर के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, जो आपका लास्ट टॉपिक है वो कि पीडोजेनेसिस और नियोटोनी, ठीक है। इसके बारे में कोलमैन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। तो होता क्या है, नियोटोनी क्या होता है, नियोटेनी क्या होता है, तो देखना, लार्वा के लक्षण यदि वयस्क में हमें दिखाई देने लग जाए उसको अपन नियोटेनी कहते हैं। और पीडोजेनेसिस क्या होता है कि जो लार्वा का कायांतरण है वो पहले हो नहीं रहा है, यानी कि लार्वा जो है वयस्क नहीं बन रहा है, और उससे पहले ही वो क्या करने लग जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लग जाए, या फिर रिप्रोडक्शन करके अपना जैसा ही लार्वा बनाने लग जाए, तो उसको अपन पीडोजेनेसिस कह देते हैं, ठीक है। एम्फीबिया में सामान्यतः ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, जिसमें अपन एक्सोलोटल लार्वा देखते हैं और टेडपोल लार्वा होता है, ठीक है। ये जो शब्द, ये एक्सोलोटल होता है, इसका मतलब होता है पानी का दास, ठीक है। नियोटोनी और नियोटेनी और जो पीडोजेनेसिस होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन है, तो सबसे पहले अपन एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं। तो गैजेब ने बताया, गैजेब के अनुसार जो है भोजन के पोषक की या फिर भोजन पोषक की पर्याप्त मात्रा। दूसरा सोफेल्स था, उसने गहरे जल में ताप व प्रकाश की कमी के बारे में बताया। बीजमैन जो होता है उसने लवणीय जल को कारक बताया। हक्सले जो था उसने कम ताप को कारक बताया।
और सभी वातावरणीय कारक होते हैं वो सब कैसे होते हैं, इनको प्रभावित करते हैं। दूसरा इंटरनल जो होता है वो थायरोक्सिन की कमी होती है, ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं तो देखिए 3 प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार से कैसे होते हैं। सबसे पहले आंशिक होता है। आंशिक क्या होता है, कुछ समय के लिए न्यूटेनी यहाँ पे उपस्थित होती है तथा कुछ समय बाद जो लार्वा है वो पूर्ण रूप से वयस्क बन जाए, जो कि हम टेडपोल के लार्वा के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आंशिक प्रकार की न्यूटेनी पाई जाती है। दूसरा इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट जो है एक्सोलोटल लार्वा के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि कायांतरण कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाता है, तो जनन अंग वहाँ पे विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा होता है हमारे सामने पूर्ण। पूर्ण में क्या होता है, तो लार्वा के लक्षण पूरे जीवन भर उपस्थित रहते हैं, जो कि यूरोपियन सैलामेंडर के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमने डेवलपमेंट बायोलॉजी के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक यहाँ पे कर लिए हैं। अब जो कम छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो आपके नोट्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी। मैंने केवल यहाँ पे उन चीज़ों को शामिल किया है जो कि ग्रेजुएशन वाली किताब के अंदर दी गई हैं और हर बच्चा उनको नहीं पढ़ पाता। अगर आपको ये नोट चाहिए तो मैं वापस आपको बता देता हूँ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी और वहाँ जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सअप चैनल भी हमने बना दिया है, वहाँ पे भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा यदि किसी और यूनिट पे आपको वीडियो चाहिए तो वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।